तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लोकिज्म के चैप्टर नंबर 432 के बारे में। और जिस किसी को भी एनिमेज और मानवास की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो यूजिन होता है वो जेम्स ली को चार्ल्स चोई की कमजोरी के बारे में बता रहा होता है। यूजिन कहता है, मैं तुम्हें चार्ल्स चोई की कमजोरी के बारे में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें ये सब कुछ बताऊं मैं तुम्हारे बारे में बात करना चाहता हूँ जेम्स। जेम्स कहता है, क्या मेरे बारे में? सच में काफी दिलचस्प है। आखिर तुम्हें मेरे बारे में क्या बात करनी है? यूजिन एक हरामखोर वाली स्माइल के साथ कहता है, नहीं ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना कि तुमने किसी को जान से मारा है। और ये बात सुन के जो जेम्स होता है अभी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जेम्स सीरियस होकर कहता है, आखिर तू ये क्या बोल रहा है? यूजिन कहता है, शरीफ बनने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूँ फर्स्ट जनरेशन के टाइम पे तुम कई सारे क्लब्स को तबाह करते हुए जा रहे थे, लेकिन तुमने एक बार भी किसी को भी जान से नहीं मारा, क्योंकि इसके बजाय तुम उन लोगों के हाथ पैर तोड़ देते थे। मैं तुम्हारे बारे में ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन मैं उस गुनहगार को भी जानता हूँ जो एक ऐसे हत्या के मामले के लिए जिम्मेदार है जिससे हमारा पूरा देश काफी ज्यादा हैरान था। जेम्स ली, उस वक्त वो जिसने हत्या करी थी वो और कोई नहीं, वो तुम ही थे। अभी जेम्स ये बात सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जेम्स ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी होती है कि यूजिन को उसके इतने बड़े राज के बारे में पता होगा। और जेम्स ने जिस बंदे को मारा है उसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हो। यूजिन कहता है, चिंता मत करो, अपने फायदे के लिए इस जानकारी का इस्तेमाल करना नहीं चाहता मैं। जेम्स सीरियस होके कहता है, तो फिर बता चार्ल्स चोई की कमजोरी क्या है? यूजिन कहता है, हाँ वो है सबूत मिटाना। जो तुमने मर्डर करा था चार्ल्स चोई ने तुम्हें उस केस से बचाया था। चार्ल्स चोई ने इस बात का ध्यान रखा था कि ये केस और ज्यादा ना बढ़े, और साथ ही साथ में चार्ल्स चोई ने तुम्हें ब्लैकमेल भी करा है। जो कुछ भी चार्ल्स ने तुम्हारे लिए किया है उसके बदले तुमने चार्ल्स के लिए काफी सालों तक काम किया है। और जो ये चीजें मैंने तुम्हें बताई है यही है चार्ल्स चोई की कमजोरी। पहले पहले मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर तुम जैसा इंसान चार्ल्स चोई के अंडर में काम क्यों कर रहा है, लेकिन जैसे ही मुझे तुम दोनों के कनेक्शन के बारे में पता चला तो ये सारी बातें सेंस बना रही थी। जेम्स सीरियस होके कहता है, यूजिन जो तूने मुझे बात बताई है वो सिर्फ चार्ल्स चोई की कमजोरी नहीं है, ये उसकी भी कमजोरी है जिसने एक जान ली है, यानी कि मेरी कमजोरी। क्या तेरे दिमाग में ये कभी भी नहीं आया अगर तू मुझे ये सारी बातें बताएगा तो मैं तुझे भी जान से मार सकता हूँ? यूजिन अभी जेम्स के बिल्कुल पास आता है और कहता है, ट्राई करके देख ले एक बार। अभी जो हम यहाँ पे मिल रहे हैं ये हमारी एक ऑफिशियल मीटिंग है। अगर मैं अभी यहाँ पे मर भी जाता हूँ तो बाहर ये बात लीक हो जाएगी कि आज के दिन हम यहाँ पे मिले थे। जेम्स, क्या मुझे मारने के बाद जो तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा उनसे तुम निपट पाओगे? मुझे मारने से बढ़िया है कि हम दोनों मिलकर साथ में काम करें और चार्ल्स चोई को मार दें। मुझे जो ये तुम्हारा राज पता है, अगर मैं इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता तो मैं अब तक कर चुका होता। तो बताओ तुम्हें क्या लगता है आखिर मैंने अब तक इसको तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल क्यों नहीं करा? मैंने ऐसा अब तक इसलिए नहीं करा क्योंकि मैं सच में चाहता हूँ तुम मेरे साथ मिल जाओ और मेरे साथ काम करो। कर पाओगे इसके? देखो चार्ल्स चोई एक कमियां निकालने वाला इंसान है, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। तुम्हारी पूरी जिंदगी भर वो तुम्हें इस्तेमाल करने की सोच रहा है और जरूर उसके पास इस बात का सबूत भी होगा कि उस मर्डर को तुमने ही किया था। और ये बात उसने पहले से ही सोच के रखी होगी कि मौका पड़ने पर वो तुम्हें कैसे बर्बाद कर सकता है। चार्ल्स चोई की पकड़ से बचने का बस एक ही रास्ता है, उसे खत्म कर देना। और हाँ, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि उसके मर जाने के बाद भी तुम्हारे खिलाफ सबूत मौजूद रहेंगे, लेकिन हम दोनों मिलकर तुम्हारे खिलाफ सारे के सारे सबूत मिटा सकते हैं। जेम्स कहता है, तेरी बातें सुन के ऐसा लग रहा है जैसे तू मेरा इस्तेमाल करना चाहता है चार्ल्स चोई को मारने के लिए, उसके बाद तू मेरी कमजोरी का फायदा उठा के अपने लिए फायदा करेगा। यूजिन कहता है, नहीं, तुम्हारी कमजोरी वो मर्डर का केस है जो अब तक सॉल्व नहीं हुआ है। मैं चार्ल्स चोई की तरह तुम्हारी कमजोरी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। यूजिन जेम्स के दोनों कंधों में हाथ रखता है पीछे से और कहता है, मैं तुम्हारे उस केस को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। जेम्स कहता है, क्या खत्म कर देगा? लेकिन कैसे? यूजिन कहता है, हम उस मर्डर का इल्जाम किसी और के सर के ऊपर डाल देंगे। जो केस ठंडे पड़ चुके होते हैं पुलिस उनको सॉल्व करने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक होती है, खासकर कि जो इस तरह का बदनाम केस होता है उसको तो पुलिस सॉल्व करना ही चाहती है। मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो इस केस को निपटाने में हमारी मदद कर सकता है। बिग डील के किस्से के बाद उस इंसान और मेरे रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत हो गए हैं। हम लोग तुम्हारी जगह पे अपने किसी भी बंदे को सैक्रिफाइस कर देंगे और तुम्हारे खिलाफ जितने भी सबूत है उनका अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे ताकि कोई भी चीज गड़बड़ न हो। ये केस क्योंकि अपने टाइम में काफी ज्यादा बदनाम रहा था, इसलिए ही जैसे ही पुलिस इस केस को दोबारा से उठाएगी तो लोग इसके बारे में काफी ज्यादा बातें करेंगे, लेकिन लोगों की आदत होती है वो चीजों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। जेम्स,
मैं चार्ल्स चोई नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ एक बेहतर फ्यूचर के लिए। डियागो कैंग, हम वर्कर्स तुम्हें अपनी तरफ मिलाना चाहते हैं। अभी यूजिन जेम्स से हाथ मिलाते हुए एक स्माइल के साथ कहता है, जेम्स, अगर हम इस तरह से सब कुछ करेंगे तो तुम चार्ल्स चोई की पकड़ से छूट सकते हो। और जेम्स भी तैयार हो जाता है यूजिन के साथ मिलकर काम करने के लिए। जेम्स कहता है, तो आखिरकार हम दोनों एक दूसरे के पार्टनर अच्छी तरह से बन ही गए। यूजिन कहता है, मैं तुम्हें अपने प्लान की डिटेल्स बाद में समझाऊंगा। और जैसे ही अभी जेम्स यहाँ से जाने वाला होता है तभी यूजिन दोबारा से पीछे से कहता है, वैसे जेम्स, मैं तुमसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। जेम्स कहता है, और वो क्या है? यूजिन कहता है, चार्ल्स चोई को धोखा देके तुम बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। इसके अलावा कि वो तुम्हारा राज जानता है, वो तुम्हारी कमजोरी जानता है। क्या कोई और भी वजह है जिस वजह से तुम उसको धोखा दे रहे हो? जेम्स एक स्माइल के साथ कहता है, वो काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गन को। गन इस वक्त चार्ल्स को बोल रहा होता है, तुम बूढ़े होते जा रहे हो। तुम्हारे पास यूजिन को खत्म करने का मौका था, लेकिन तुमने वो मौका गवा दिया। आखिर तुमने अपना प्लान बदला कैसे? अभी तुम यूजिन को अपने रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो। चार्ल्स चोई आराम से खड़ा होकर बिल्डिंग के नीचे के नजारे देख रहा होता है और कहता है, हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं सच में बूढ़ा हो रहा हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लोगन ली के साथ के कुछ बंदों को, जिन्होंने शुरुआत में डैनियल की जिंदगी नर्क बना रखी थी। अभी इनमें से एक बंदा फुटबॉल खेलते खेलते कहता है, हमारी छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी है। तुम जानते हो, जब भी हमारी छुट्टियां स्टार्ट होती है तो मेरा दिमाग खराब होने लगता है। यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है, और भला ऐसा क्यों है? ये बंदा कहता है, क्या तुम पूछ रही हो ऐसा क्यों है? क्या तुम भूल गई उस समय पिकाचू ने हमारे पिछवाड़े में कैसे लाते बजाई थी? तभी दूसरा बंदा कहता है, अच्छा, तुम्हारा मतलब जब उस हरामजादे ने हमारे ऊपर अचानक से अटैक करा था, उस समय हम लोग अपनी प्राइम कंडीशन में नहीं थे। फुटबॉलर कहता है, अगर पिकाचू हमें दोबारा से मिला तो मैं उसको अपने पैरों का गोल्डन फुटवर्क दिखाऊंगा। और यार, उम्मीद करता हूँ कि इन बंदों को तुम भूले नहीं होंगे, क्योंकि यही वो लोगन ली के साथ के हरामखोर हैं जिन्होंने डैनियल के साथ बहुत ही ज्यादा अत्याचार करा था। इनमें से एक का नाम होता है पेंजुन किम, दूसरे का नाम होता है मे किम और लड़की का नाम होता है हेजी चोई। अभी जो लड़की होती है सिगरेट पीते पीते इन दोनों को कहती है, तुम दोनों के साथ वही हुआ जो तुम डिजर्व करते थे। आखिर तुम दोनों इतना ज्यादा हीरो बनते ही क्यों हो जब तुम फाइट करने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो? ये दोनों कहते हैं, हे, आखिर तुमने अभी अभी क्या कहा? अपना मुंह बंद करो। तभी जो मे किम चोमू की फुटबॉल होती है वो लुढ़कते हुए आगे चले जाती है और एक बंदा अपने पैरों से इस फुटबॉल को रोक लेता है। मे किम अभी उस बंदे को बोल रहा होता है, हे, क्या तुम उस फुटबॉल पे लात मार के उसको यहाँ पे पास कर सकते हो? और जिस बंदे के पास अभी फुटबॉल आई होती है वो और कोई नहीं बल्कि ओजी डैनियल होता है, यानी कि पिकाचू। बट क्योंकि अभी पिकाचू इवॉल्व होकर राइचू बन गया होता है, इसलिए ये लोग पिकाचू को पहचान नहीं पा रहे होते। ये लोग डैनियल को देख के आपस में बात कर रहे होते हैं, आखिर ये कौन है? क्या ये यहीं आसपास रहता है? डैनियल हैरान होकर कहता है, क्या ये लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं? ये दोनों छपरी अभी आपस में बात कर रहे होते हैं। ये लड़का तो बिल्कुल लड़कियों की तरह दिखता है। लड़कियों को वो लड़के ज्यादा पसंद आते हैं जो फुटबॉल अच्छे से खेलते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेसी, नेमार। दूसरा बंदा कहता है, नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये सच बात है। हे जी, आखिर तुम्हें क्या हुआ? तुम वहाँ पे खड़ी होकर शर्मा क्यों रही हो? अभी जो हेजी होती है डैनियल को देख के उसके ऊपर फिदा हो गई होती है। हेजी कहती है, अबे ढक्कन में शर्मा नहीं रही हूँ, उसको बोल की बॉल को किक करके यहाँ वापस करे। लेकिन इतने में जो डैनियल की मदर होती है काफी सारा कूड़ा उठा के यहाँ से जा रही होती है और ये दोनों छपरी डैनियल की मदर को देख के आपस में बात कर रहे होते हैं। हे, जरा उधर देख। क्या? वो क्या है? ये तो चलता फिरता कचरे का ढेर है। सच में ये कितना ज्यादा गंदा है। ये औरत इस गाड़ी को खींचते खींचते किसी दिन मर जाएगी। लेकिन इतने में ही डैनियल कहता है, तुम्हें अपने से बड़ों का इस तरह से मजाक नहीं बनाना चाहिए। पेंजुन कहता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने उस औरत को पहले कहीं देखा है। लेकिन इतने में ही डैनियल फुटबॉल में घुमा के किक मारता है जो कि पेंजुन के सीधा मुंह पे जाके लगती है और पेंजुन इस शॉट से काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। इसके बाद मे किम चिल्ला के कहता है, साले हरामजादे, आखिर तू ये क्या कर रहा है? क्या तू फाइट करना चाहता है हमसे? डैनियल अभी मे किम के पास आता है और सीरियस होके कहता है, ओए चुपचाप से यहाँ से निकल ले। मे किम डरते हुए कहता है, ठीक है हेजी, चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन हेजी अभी डैनियल को ही घूरे जा रही होती है क्योंकि उसको डैनियल काफी ज्यादा पसंद आ चुका होता है। हेजी यहाँ से जाते जाते कहती है, वाह, ये सच में काफी ज्यादा हॉट है। इन लोगों के यहाँ से जाने के बाद जो डैनियल होता है अपनी मदर की मदद करने लगता है इस सामान को यहाँ से ले जाने में। और कमाल की बात तो ये होती है कि डैनियल की मदर भी डैनियल को पहचान नहीं पाई होती। अभी डैनियल सामान के पीछे से उसको धक्का दे रहा होता है आगे की तरफ ले जाने के लिए। डैनियल की मदर पीछे घूम के कहती है, यंग मैन, तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। डैनियल एक स्माइल के साथ कहता है, मैम क्या आपको अपने खर्चे उठाने में परेशानियां आती हैं? डैनियल की मदर कहती है, नहीं नहीं, मुझे खर्चों में परेशानियां नहीं आती है, मेरा बेटा मुझे काफी पैसे भेजता है। डैनियल की मदर साथ साथ में अपने मन में सोच रही होती है, ये बच्चा सच में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। डैनियल की मदर अभी डैनियल को जवाब देते हुए कहती है, मेरा बेटा मुझे काफी पैसे भेजता है, लेकिन मैं उसकी मेहनत से कमाए हुए पैसे बर्बाद नहीं कर सकती, इसलिए मैं ये काम कर रही हूँ, इससे मेरी भी कसरत हो जाती है। डैनियल की मदर अपने मन में सोच रही होती है, ये बच्चा सच में कितना ज्यादा संस्कारी है। इतने में ही डैनियल अपनी मदर के कंधे में हाथ रख के कहता है, मैम क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? डैनियल की मदर कहती है, हाँ क्या तुम कौन हो? डैनियल एक स्माइल के साथ कहता है, माँ मैं आपका बेटा हूँ। डैनियल की मदर हैरान होकर कहती है, क्या डैनियल मेरा बेटा है? डैनियल हाँ बेटा ये तो तुम हो। क्या तुम डाइटिंग कर रहे हो? तुम काफी ज्यादा लंबे हो चुके हो और साथ में तुमने इतने अच्छे कपड़े पहने हैं, मैं भी पहचान नहीं पाई। बेटा सच में तुम काफी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो, तुम्हें तो टीवी में आना चाहिए, तुम बिल्कुल वैसे लग रहे हो जब तुम एक छोटे बच्चे थे। आखिर तुमने मुझे शुरुआत में क्यों नहीं बता दिया था कि तुम ही डैनियल हो? अपनी गरीब माँ को ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए। डैनियल सामान की गाड़ी में धक्का मारते हुए कहता है, माफ करना मॉम, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ थोड़ा सा मजाक किया जाए। इसके बाद डैनियल अपनी मदर के साथ अपने घर आता है और डैनियल की मदर डैनियल को काफी अच्छा स्वादिष्ट खाना खाने के लिए देती है और डैनियल की मदर बस डैनियल को देख के स्माइल करे जा रही होती है। डैनियल कहता है, मॉम आप इस तरह से स्माइल क्यों कर रहे हो? डैनियल की मदर कहती है, क्या मैं स्माइल कर रही हूँ? क्या सच में बेटा? वेल कल हम दोनों तुम्हारी छुट्टियों में तुम्हारी ग्रैंड मदर के घर जा रहे हैं। मैं सोच रही हूँ हमारे सारे के सारे रिश्तेदार क्या कहेंगे जब वो तुम्हें देखेंगे कि तुम कितने ज्यादा हैंडसम हो गए हो। बेटा मुझे सच में तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा गर्व है ये देख के कि तुम कितने ज्यादा हैंडसम और कितने ज्यादा संस्कारी बन चुके हो। मैं अपनी स्माइल रोक नहीं पाई। और डैनियल बेचारा अपने मन में सोच रहा होता है, मेरी माँ एक ऐसी इंसान है जो सबसे पहले बस मेरी ही चिंता करती है, लेकिन मैंने अपनी मदर को हमेशा बस दुख ही दिए हैं, इसलिए मुझे अपनी मदर से माफी मांगनी चाहिए इसके लिए। और भाई लोग आपको भी पता होगा जब डैनियल मोटा था उस वक्त तो अपनी मदर के ऊपर चिल्लाता था कि आप मुझे अंडा खाने के लिए क्यों दे रहे हो, मैं मोटा हो जाऊंगा इससे। वो अपनी मदर की मेहनत की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था, जो कि सच में काफी ज्यादा गलत बात थी। अभी डैनियल सीरियस होकर अपनी मदर को कहता है, मॉम मुझे माफ कर दो। मॉम मैं सच में आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। अभी डैनियल की आंखों से आंसू भी आने लगते हैं, लेकिन इसके बाद डैनियल की मदर कहती है, मेरे डैनियल तुम काफी जल्दी बड़े हो रहे हो, तो तुम यहाँ पे अपनी छुट्टियाँ बिताने के लिए आए हो है ना? लेकिन कुछ ऐसी चीज है जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो, तो बताओ तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? अभी डैनियल ने खाने के सारे बर्तन भी धो दिए होते हैं और कहता है, मॉम मैंने सारी प्लेटें साफ कर दी हैं, और हाँ मैंने सुना है आपको एक चीज के बारे में पता है जो मैं जानना चाहता हूँ। डैनियल की मदर कहती है, अच्छा बेटा बताओ वो क्या चीज है? डैनियल अभी अपनी मदर को जिनियंग पार्क की फोटो देता है और कहता है, मॉम क्या आप इस इंसान को जानती हो? और जैसे ही डैनियल की मदर इस फोटो को देखती है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं और हैरान होकर जमीन में गिर जाती हैं। डैनियल अभी अपनी मदर को संभालते हुए कहता है, क्या हुआ मॉम? ऐसा लगता है जैसे आपने कोई भूत देख लिया है। डैनियल की मदर बहुत ही ज्यादा हैरान होकर कहती है, डैनियल आखिर तुम्हें ये फोटो कहाँ से मिली? आखिर तुम्हें ये फोटो किसने दी है? और डैनियल भी अभी अपनी मदर को इस तरह से देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। डैनियल की मदर के रिएक्शन से ये बात तो पक्की है कि वो जिनियंग पार्क को जानती हैं। तो भाई लोग मामला यहाँ पे और ज्यादा दिलचस्प हो चुका है और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।